हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? पहले तो ये बताइए। उम्मीद है आप सभी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। पेपर इजी आप लोग के रहे, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। जो भी किया है उसके लिए परेशान नहीं हुई। जो हो गया सो हो गया। अब नेक्स्ट को देख लीजिएगा। बिल्कुल परेशान है, अब तो कर आए हैं। अब जैसा भी आया जो भी आया, आप लोग के हार्ड वर्क पे हर चीज़ डिपेंड करती है। और बहुत सारे लोग के कुछ ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं। फिलहाल के लिए उस पर हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग ने जो भी किया है, उम्मीद है कि सभी ने अच्छा किया होगा, अपना बेस्ट ज़रूर दिया होगा। बाकी आपकी परेशान नहीं है, जो भी रिजल्ट होगा पता ही चलेगा। तो आज की इस क्लास में चलिए करते हैं एक लास्ट सेशन का डिस्कशन, जो कि हिंदी की क्लास यहाँ पर करेंगे। और आपके बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ, जो कि इसमें से कई सारे प्रश्न आपको आएंगे, जो कि बुक से है। आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया, तो कई सारा आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प करेगा, जिसके आने की चांसेस ज़्यादा हैं। इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी भी बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग की एक क्लास होगी, रात में होगी, तो मैं पहले ही बता देती हूँ सबको, ताकि आप प्रिपेयर रहें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या। पहला प्रश्न आप देख सकते हो कि एक्सरसाइज आपकी नंबर 1 से है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लोक कथा शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन 1 है लोक प्लस कथा, ऑप्शन सी है लोक प्लस कथा, लो प्लस कथा, और कथा प्लस लोक, और लोक प्लस था। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका सही है। किन शब्दों से मिलकर बना है जो आपसे पूछा जा रहा है वो है लोक प्लस कथा। आप सभी में से ए ऑप्शन जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं सबका सही है। तो लास्ट में रिवीजन कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी में फ्लोक शब्द की उत्पत्ति हुई है? किस शब्द से फ्लोक शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो यहाँ पे फॉलो से हुई है, फोला से हुई है, फोल्क से हुई है, कोई नहीं। इंग्लिश में फ्लोक शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? कौन सा ऑप्शन है जो आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है? चलिए रिप्लाई दीजिए, फटाफट बताइए क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी जितने भी फ्रेंड्स बता रहे हैं उन सब का सही, और आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर आपकी बुक में ही दिया है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथाओं को विभाजित किया है, कितने भागों में किया है? 4 भागों में, 6 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में। तो राइट आंसर इसका एक ही है, 6 भागों में डिवाइड किया। अगर आपको कल यह प्रश्न देखने को मिलता है तो आप 6 पर टिक करिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन आचार्यों ने कथा साहित्य को विभाजित किया है कितने भागों में? 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 7 भागों में। कौन सा ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर करेक्ट लग रहा है? एक ऑप्शन ही है आपका। तो प्राचीन आचार्यों ने जो कथा साहित्य को डिवाइड किया है वो 2 भागों में बांटा है। आगे बढ़िए। फिफ्थ है, डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बंगाली लोक कथाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? 5 प्रकार, 7 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार। इसका राइट आंसर आपका 4 प्रकार है। नेक्स्ट देखिए, आनंदवर्धन ने कथा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो 3 भेदों का, 4 भेदों का, 2 भेदों का, 5 भेदों का। तो 6 में एक ही ऑप्शन आपका सही है, 3 भेदों का। कितने भेदों का? 3 भेदों का। आगे बढ़िए। परिचर्चा के मुख्य भाग क्या क्या है? 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। तो परिचर्चा का जो मुख्य भाग होता है वो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। आगे बढ़िए। 8वां प्रश्न देखिए, उत्साह, सच्चाई और विश्वास के अभाव में अध्यापक का कहानी सुनाना केवल निरर्थक शब्दों का जंजाल मात्र रह जाएगा। ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, के.डी. कैथर का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, और कोपोल्ड नाइट का है। तो 8th में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बहुत ही सिंपल तरीके से, वो है के.डी. कैथर का है। ठीक है, तो ये आपका 8th यहाँ पर जो होगा वो क्लियर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 9th। आइए, यहाँ पर है, लोक कथा साहित्य लोकवाणी विलास की एक विशद विधा है। ये स्टेटमेंट किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की, डॉक्टर श्रीचंद जैन की, और श्याम परमार की। तो 9th में यहाँ पर क्या सही होगा? एक ऑप्शन आपका सही है, वो है श्रीचंद्र जैन। ठीक है, 9th में सी ऑप्शन जिसके भी हैं उनके करेक्ट है, कि आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है। जी हाँ, कहानी जो होती है वो एक लघु वर्णनात्मक रचना है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। ये स्टेटमेंट किसकी है? विल्हड़नाथ की, विट्ठलनाथ की है, कोपाल नाइट की है, कोपोल्ड नाइट की है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, चार्ल्स वेरेट की है। तो 10th में क्या सही होगा? एक ऑप्शन आपका सही है इस क्वेश्चन के लिए, सो सिंपल एंड सो ईजी, वो है चार्ल्स वेरेट। ठीक है, तो 10th में आप डी ऑप्शन अगर जानते हैं, बता रहे हैं, तो आपका करेक्ट है। तो हमने इस प्रश्न के लिए, मतलब इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में 10 प्रश्न दिए थे, 10 प्रश्न आपके थे, 10 मैंने आपको करवाए। इसमें से अगर कल आपको कोई आता है
तो आप लोग बिल्कुल भी गलत ना करते हुए अपने सही प्रश्न को बता देंगे। आपको ऑप्शन दिख जाएगा तो चूज़ करने में आसानी आपको कल ज़रूर हो जाएगी। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज। ये दूसरा है, अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या होते हैं। अशुद्ध उच्चारण जो होता है उसका कारण क्या है। तो पहला है भौगोलिक प्रभाव के कारण, शारीरिक दोष के कारण, अज्ञानता के कारण और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो अशुद्ध उच्चारण का दिक्कत आता है वो आपका सभी के कारण आता है, उपरोक्त सभी के कारण आता है। तो पहले में डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डी जितने फ्रेंड्स बता रहे हैं उन सब का सही है। आगे बढ़िए, उच्चारण दोषों के निराकरण का जो उपाय है वो क्या है। पहला है मित्र मंडली, दूसरा है ध्वनि तत्वों का ज्ञान, उपरोक्त दोनों और कोई नहीं। आपके दूसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। उच्चारण दोषों के निराकरण का जो उपाय है वो कौन सा है। तो दूसरे में ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन है, यहाँ पर मित्र मंडली भी आएगा और ध्वनि तत्वों का ज्ञान भी आएगा। तो दूसरे में सी जिनका है उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, पद्य का रागात्मक तत्व ही कविता है, ये कथन किसका है। पद्य का रागात्मक तत्व ही कविता है, ये स्टेटमेंट किसकी है। रामचंद्र शुक्ल की है, जयशंकर प्रसाद की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की और आचार्य वामन की है। तो तीसरे में जो सही ऑप्शन है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपके हिंदी में भी एक दो देखने को आ सकते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन यहाँ पर आपका सही होगा। आगे बढ़िए, काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। तो आनंदवर्धन ने, आनंदवर्धनाचार्य ने, मिल्टन ने, आचार्य मम्मट ने और काइकल ने। तो क्लाइकल ने। फोर्थ में यहाँ पर एक ऑप्शन आपका सही है, वो है आपका आनंदवर्धन ने। ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी छोटे भले हैं बट आने की क्षमता रखते हैं कि आपको एक नंबर दिला दें। आगे बढ़िए, लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहा जाता है, ये कथन किसका है। उमा मंगल का है, पंडित राम दहिन का है, जी एस कृष्णप्पा का है और विश्वनाथ का है। लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहा जाता है, ये स्टेटमेंट किसकी है। फिफ्थ में एक आंसर आपका सही है, वो है उमा मंगल। फिफ्थ में ए ऑप्शन आपका सही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाल गीत उपयुक्त होता है। बाल गीत किसके लिए उपयुक्त होता है। प्रारंभिक स्तर पर अच्छा होता है, 4 पर होता है, माध्यमिक स्तर पर और 5 पर। तो 6 में आपका एक ऑप्शन सही है, बाल गीत जो उपयुक्त होता है वो प्रारंभिक स्तर पर होता है। तो 6 के लिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है अगर आप ए को चूज़ कर रहे हैं तो। आगे बढ़िए, पठन प्रक्रिया के कितने सोपान माने जाते हैं। 1 सोपान, 3 सोपान, 2 सोपान, 4 सोपान। पठन प्रक्रिया के कितने सोपान माने जाते हैं। तो 7th में राइट आंसर जो होगा वो आपका डी है, 4 सोपान माने जाते हैं। हम आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। 8th है, उत्साह है, सच्चाई है, विश्वास के अभाव में अध्यापक का कहानी सुनाना केवल निरर्थक शब्दों का जंजाल मात्र रह जाएगा, ये कथन किसका है। तो यहाँ पर ध्यान रखेगा ये जो स्टेटमेंट है आपकी, यहाँ पर जो राइट आंसर, अभी हमने ऐसे ही प्रश्न को एक पहले सेमेस्टर उसमें किया था ना, पहले पेपर में हमने किया था। तो ध्यान रखिएगा इसका आपका, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, आपका सी ऑप्शन बताया था, तो यहाँ पर भी सी है, ठीक है, यहाँ पर कैथर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। गद्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। नाटक आता है, पत्र आता है, कहानी और उपरोक्त सभी। गद्य के अंदर क्या आता है, तो हम सभी को पता होना चाहिए गद्य के अंदर कहानी भी आती है, बड़ी बड़ी कहानियाँ, छोटी कहानियाँ सब होती हैं उसमें। नाटक भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, पत्र भी उसमें ही आते हैं। तो आपके इसके लिए डी ऑप्शन के जिन्होंने डी बताया उनका करेक्ट है। अब फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और जल्दी से नए क्वेश्चन नए एक्सरसाइज पे चलते हैं, ताकि आपका एक हिंदी का भी बहुविकल्पी प्रश्न जो है वहाँ पे सॉल्व हो जाए और चीज़ें आपकी बेटर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए फटाफट जल्दी से लाइक करिए ताकि आगे बढ़ के आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसको भी करें। इसमें शायद एक क्वेश्चन और होगा। ये देखिए 10th है, गद्य रचना के लिए आवश्यक क्या होता है। अगर गद्य रचना की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। भाषा तत्वों का ज्ञान पहला, विषय वस्तु का ज्ञान दूसरा, रचना स्वरूपों का ज्ञान तीसरा और उपरोक्त सभी। तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसमें जितने भी फ्रेंड्स अभी यहाँ पर क्लास को अटेंड कर रहे हैं अगर वो डी ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं, सारे ऑप्शन सही है तो उनका एकदम सही है। चलिए यहाँ तक की बात एकदम क्लियर समझ में आई, नो डाउट नो प्रॉब्लम। 10th तक का एकदम क्लियर कट में आपका सही हो गया। हमने अभी तक की 2 एक्सरसाइज बढ़िया बढ़िया निपटा ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये तीसरी है, जिस वाक्य में एक कर्ता को एक क्रिया होती है उसे हम क्या कहें। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसको हम कैसा वाक्य कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 3rd चैप्टर आपका है। तो सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्रित होता है और मिश्रित संयुक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा आपका एक ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही है। तो पहले में ए है, सरल वाक्य होता है जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया, एक क्रिया ही होती है। आगे बढ़िए, प्रत्येक वाक्य के कितने अंग होते हैं। 3 अंग, 4 अंग, 2 अंग, 7। जितने वाक्य होते हैं उसके कितने अंग होते हैं।
तो हम सभी को पता है कि वह सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते थे, वैसे वाक्य के उद्देश्य और विधेय होते हैं। तो 2 है, कोई डाउट आपको करना ही नहीं है, इफ बट में जाना ही नहीं है, सिर्फ 2 को टिक करना है। आगे बढ़िए। जब वाक्य में भावाभिव्यक्ति तथा अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है? तो पूर्ण विराम लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं, बहुत ही कम समय। देखो अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़ता है, जहाँ पे हमको थोड़ा सा रुकना पड़ता है वहाँ पे हम जानते हैं अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। तो आपका अल्प का मतलब क्या होता है? बहुत क्षण भर, एकदम तनिक मात्र। तो आपके तीसरे का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए आगे। 4th देखिए। 4 है सम्मोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। वही शब्दों को क्या कहते हैं? तो ठीक है, सम्मोच्चारित मतलब जिसके उच्चारण एक जैसे लगते हैं, तो वो युग्म शब्द कहलाते हैं। दोनों हैं समान ध्वनि वाले शब्द, इनमें से कोई नहीं। 4th के लिए एक ही ऑप्शन आपका सही है। तो आपके युग्म शब्द भी कहलाएंगे और समान ध्वनि वाले भी कहलाएंगे, जिनके अर्थ तो अलग अलग होते हैं लेकिन उच्चारण हमारे हमेशा एक होते हैं और हमें दिक्कतें भी बहुत देते हैं। आगे बढ़िए। 5th देखिए। जब हम अपने विचार और भाव को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति और भाषा अभिव्यक्ति। जब हम अपने विचार को, भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? 5th में आपका एक ऑप्शन सही है, उसको हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। सी ऑप्शन आपका 5th में सी सही है। ठीक है, 5th में सी है। आगे बढ़िए। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ में एक अधिक उपवाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 6th में आपका एक ऑप्शन सही होगा, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। 6th में ए जिनका भी है उनका करेक्ट है। नो डाउट आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। चलें आगे। आइए। हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती हैं? 46, 48, 47 और 49। व्यंजन ध्वनियों की बात कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा? हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती हैं? क्या प्रश्न आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं? ध्यान से सोच समझ के करिए, गलतियाँ मत करिएगा। बेसिक क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो हिंदी में व्यंजन ध्वनियों की जो बात आपसे 7th में की जा रही, एक ऑप्शन आपके इस प्रश्न का करेक्ट है, वो भी आपका बी है 47। इसी के साथ नेक्स्ट आइए। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती? जल्दी से बताइए। ये भी बहुत ही बेसिक और सिंपल सा प्रश्न है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती? क्या वो 11 होती? क्या वो 13 होती? क्या वो 17 होती? क्या वो 18 या 12 या 14? तो हम सभी जानते हैं कि आपके यहाँ पर 11 होती है। आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक अर्थी कहते हैं, सार्थक कहते हैं, अनेक अर्थी कहते हैं या समानार्थी कहते हैं। 9th में कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? तो जो शब्द एक समान अर्थ को रखते हैं, सेम मीनिंग को रखते हैं, तो 9th में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो समानार्थी शब्द होगा जो करेक्ट मीनिंग को रखते हैं। हम आगे बढ़े, चलें। ओके। लेखन अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं? लेखन अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या है? पत्र लेखन है, विवरण लेखन है, उपन्यास लेखन और उपरोक्त सभी। 10th में क्या होगा? 10th में आपका कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो लेखन अभिव्यक्ति के साधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका उपन्यास लेखन भी आएगा, पत्र लेखन भी आएगा, विवरण लेखन भी आएगा। 10th में आपका डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। 10th में डी जिनका भी है उनका करेक्ट है। नो डाउट आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। तो ये हमने अभी तक की 3 एक्सरसाइज कर ली जो कि बहुत ही कम समय में की है। तो क्लास कैसी लग रही है? उम्मीद है काफ़ी अच्छी हुई। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, हिट करिए भाई सभी लोग। आप लोग के लिए मेहनत हो रही है, काम हो रहा है, चीज़ें हैं, जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है मैं कर पा रही हूँ। आगे चल के समस्याएं बढ़ने वाली है मेरे साथ क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगी, दिक्कतें बहुत हैं, बट मैं ट्राई पूरा करूँगी कि जितना कर पाऊँ उतना ज़रूर आप लोग के लिए करूँ, क्योंकि आप लोग ने 2 पेपर दे लिया है। ये आप लोग को जानकारी बहुत अच्छे से, समझदार आप बहुत अच्छे से हैं। तो जो दिक्कत वाला सब्जेक्ट रहेगा हो सकता है कि मैं 3rd में वही कंडक्ट करूँ। जैसा भी होगा आपको बताऊँगी फ़िलहाल के लिए, अभी उसके लिए परेशान नहीं होइए। बट ये है कि वो क्लास हम लोग एक करेंगे, रात में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक के लिए डन सभी का? ऑल सेट, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब बढ़ते हैं 4th वाली एक्सरसाइज पे। ये देखिए, जो शब्द या शब्दखंड किसी शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द की रचना कर देते उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गलत करने का सवाल नहीं उठता कि हम ऐसे छोटे छोटे प्रश्न को गलत कर दें। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है यहाँ पर उपसर्ग है। जो शब्द या शब्दखंड किसी शब्द के पहले जुड़कर उसकी मीनिंग को उसको चेंज कर देते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। तो पहले का आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक में उपसर्ग है,
तो ये प्रत्येक शब्द आपको दिया है, इसमें आपको उपसर्ग पूछ रहा है, तो क्या वो प्रा है, क्या वो प्रा है, क्या वो प्रति है, क्या वो प्रत्यय है। प्रत्येक में जो उपसर्ग है वो क्या है, दूसरे का कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा। तो दूसरे के लिए जो आपको एकदम सही चूज़ करना है वो आपका प्रति है, ठीक है। प्रत्येक के उपसर्ग में कौन सा है, प्रति प्लस एक, तो आपका प्रत्येक मिलकर बन जाता है। तो इस तरीके से उपसर्ग और उसके प्रश्न भी थोड़े थोड़े पूछे जा सकते हैं ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन भी ध्यान में रख कर जाना होगा। आगे बढ़िए। जो शब्दांश शब्द के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, उन्हें समास कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं। एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है और मीनिंग को चेंज कर देता है। आगे बढ़िए। टिकाऊ शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, ऊ है, आऊ है, औ है, आऊ है और इनमें से कोई नहीं। टिकाऊ एक शब्द दिया है, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है जो उसको टिकाऊ शब्द बना रहा है। फोर्थ में एक ही सही होगा। देखिए यहाँ पर आऊ है, काऊ भले लिखा है लेकिन वहाँ पर का के साथ बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो फोर्थ के लिए बी ऑप्शन जिनका है उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए। समास का अर्थ बताइए क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, दोनों और संक्षिप्तीकरण और इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ में क्या होगा, एक ऑप्शन है, दोनों होता है, संक्षेप भी आएगा और संक्षिप्तीकरण भी आपका आएगा। फिफ्थ में सी ऑप्शन जिनके भी है उनके करेक्ट है, नो डाउट, आपका एकदम क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस समास का प्रथम पद प्रधान 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 तथा अव्यय होता है, प्रधान होता है एवं अव्यय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और द्विग समास। जिस समास का प्रथम शब्द का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो सिक्स में आपका अव्ययी भाव समास है। बी ऑप्शन आपके एकदम क्लियर है, एकदम सही है, नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आगे बढ़िए। सेवन्थ में आइए, सेवन्थ देखते हैं क्या है। समास, द्वंद्व समास के भेद बताइए। दो होते हैं, चार होते हैं, तीन होते हैं, पाँच होते हैं। द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। सेवन्थ में बी होगा। आगे बढ़िए। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो तीन होते हैं, चार होते हैं, दो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो एट्थ में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दो जो बच्चे बता रहे हैं उनका करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़िए। चलिए, कल बढ़िया पेपर आप लोग करके आइएगा, बस पेपर छोड़िएगा नहीं, यही इतना ध्यान रखें, साफ साफ राइटिंग में यूज़ करिएगा। चलिए, नाइन्थ को पढ़िए। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बना जाता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। एक ऑप्शन आपका सही है इसके लिए, वन एंड वनली। नाइन्थ में आपका ए है, बहुब्रीहि समास, ये नाइन्थ में ए जिनका भी है उनका एकदम करेक्ट है, नो डाउट, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। इन लोग की परिभाषाएं भी लिखने को आ सकती है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। टेंथ देखिए। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो उसको समास कहते हैं। कौन सा, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, बताइए। टेंथ में क्या होगा, एक ऑप्शन आपका सही है, वो है कर्मधारय समास। टेंथ में सी जिसका भी है उनका करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारी फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज भी होती है ख़त्म। हमने 40 प्रश्न को अभी तक किया, तो आप लोग के लाइक्स भी हिट होने चाहिए फ्रेंड्स, और क्लास को लाइक करते हुए जाइएगा ताकि वो एनर्जी के फॉर्म को हमको फिर से बनाना है और हम फिर से मेहनत नए के लिए करेंगे, क्योंकि कल से आप लोगों की चीज़ें नहीं होंगी। रेस्ट आप लोग करिएगा, फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कल के पेपर के बाद कि आप लोग का क्या सीन है, कब से आप लोग को नई पढ़ाई करनी है, क्या करना है। हम उसी के साथ मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, अब बढ़ते हैं आगे। आपके चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिफ्थ वाली, उसको करते हैं। तो तैयार है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए? ओके, लेट्स बिगिन। चलो देखो, फिफ्थ का पहला, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जाति का, भाव के आदि के नाम का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पहले में आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के उदाहरण आपको आने चाहिए। आगे बढ़िए। जिस शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या क्या कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो यूज़ होता है उसको हटाकर जो वहाँ पर आता है वो हमारा सर्वनाम ही होता है, ठीक है, संज्ञा के स्थान की जगह पर ले लेता है। तीसरा देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। उसे काल कहते हैं, लिंग कहते हैं, वचन कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये बेसिक है, बहुत बार कराया है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही, उसे काल कहते हैं। आगे बढ़िए। लिंग का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या होता है। पहचान होती है, परिचय होता है, चिन्ह होता है, इनमें से कोई नहीं। लिंग है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है।
लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? फोर्थ में एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो पता होना चाहिए। लिंग क्या है? पहचान है ना, चिन्ह है, चिन्ह है। स्त्रीलिंग चिन्ह, पुल्लिंग लिंग चिन्ह है, चिन्ह है, तो ये बी ऑप्शन होगा। बी जिनका भी है, बी जितने भी बता रहे हैं उनका सही है। आगे बढ़िए। हिंदी में लिंग के प्रकार होते कितने होते हैं? एक प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, तीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? हिंदी में जो लिंग के प्रकार हैं वो कितने हैं और क्या हैं? तो हिंदी में जो लिंग के प्रकार हैं वो आपके दो होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? दो होते हैं। तो हिंदी में लिंग के प्रकारों की अगर बात करो तो आपके फिफ्थ का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, नो डाउट, एकदम क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में काल के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 3 होते हैं। हिंदी में काल के भेद कितने होते हैं? सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में काल के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। आगे बढ़िए। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। हिंदी में वचन के भेद कितने होते हैं? सेवन्थ में क्या होगा? एक ऑप्शन सही है, हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, छोटी छोटी क्लासेस के छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको आ जाएंगे। कल ऐसे 5 आपको बढ़िया बढ़िया ईजी आ जाएँ, उम्मीद है आप लोग भी कर लोगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, उपरोक्त सभी। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। 8th में सी जितना बता रहे हैं उनका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। 9th में क्या होगा? एक ऑप्शन आपका सही है। वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्या बताओ ना। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आगे बढ़िए। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता गुड गुड पॉइंट्स को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। 10th में ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न की संख्या होती है पूरी। हमने 50 प्रश्न को किया तो लाइक तो बनता है। जितने फ्रेंड्स बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, कल के अच्छे पेपर आप लोग करें, इसके लिए क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। जाते जाते ज़रूर छोटी सी क्लास फिलहाल करेंगे। 22 मिनट हो रहा है ना, 50 प्रश्न किया है फ्रेंड्स, आधे से भी कम समय में किया है। अब अभी रुकेंगे नहीं, अभी रफ्तार हमारी चलेगी जब तक पूरी एक्सरसाइज जितनी भी दी गई थी वो मैं यहाँ पे आपकी बुक करवा रही हूँ। सिलेबस से ओरिएंटेड है, इसीलिए हमने अन्यथा प्रश्न को नहीं लिया है। और सीरीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 वैसे ही आने हैं आपको, ठीक है। चले ओके। चलो भाई 60वें प्रश्न की श्रृंखला पे 61 क्वेश्चन 51 क्या है? मुख्य रूप से वचन के प्रकार कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं। मुख्य रूप से वाचन के प्रकार, वाचन है, सॉरी वचन नहीं, वाचन है। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि आपका ए ऑप्शन 2 प्रकार से, ठीक है। स्वसर और मौन। लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए। दूसरा है लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम स्वसर वाचन कहते हैं, गहन अध्ययन कहते हैं, मौन कहते हैं, द्रुत वाचन कहते हैं। लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ना, पढ़ने के उसके अर्थ को हम क्या कहते हैं? तो दूसरे में आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो है मौन वाचन, ठीक है। आपका मौन, दूसरे में बी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम क्लियर कट में सही है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है स्वसर वाचन के तत्व जो हैं वो क्या हैं? उचित वाचन, उचित पठन, आसन मुद्रा है, शब्द का शुद्धोच्चारण है और सुसरस्वता है, उपरोक्त सभी। तीसरे में क्या होगा? तीसरे में क्या होगा? एक ऑप्शन आपके तीसरे के लिए सही है, वो है उपरोक्त सभी। शुद्धोच्चारण, उचित पठन, आसन मुद्रा और सुस्वरता। तो आपके तीसरे का डी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है, एकदम सही है। हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 हमने कर लिया। 4th आइए। स्वसर वाचन के मुख्य भेद क्या हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 है। स्वसर वाचन के मुख्य भेद क्या हैं? 4th में कौन सा ऑप्शन होगा? 4th में आपका ए है, 2 है। कौन सा है? 2 है। तो 4th के लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण अर्थ की प्राप्ति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं या कथन क्या है? पतंजलि कहते हैं, देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं और कार्ल एफ सुडन कहते हैं। 5th में क्या होगा? 5th में आपका एक ऑप्शन सही है, वो पतंजलि कहते हैं, ठीक है। कथन किसने? पतंजलि ने कहा है, तो ये आपके 5th का ए वाला करेक्ट है। आगे बढ़िए। वाक्य विज्ञान में वाक्य गठन और पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया या अध्ययन कितने प्रकार से किया? 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से। 6th में एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो है 2 प्रकार से किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। मौन वाचन के भेद कितने होते हैं? 2 हैं, 4 है, 3 है, 5 है। मौन वाचन के भेद 2 होते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार। 8 में क्या होगा? 8 में सी ऑप्शन होगा, 4 प्रकार होते हैं। आगे बढ़िए। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं? 7 और 11, 8 और 14। तो 9th में आपका बी ऑप्शन है, 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य जो प्रकार हैं वो आपके 8 हैं। आगे बढ़िए। क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं? 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं। 10th में क्या होगा? क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार किए जा सकते हैं, तो 10th में आपका ए ऑप्शन है, 3 प्रकार। तो यहाँ तक के हमारे 6 चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो भी हो गई। क्लियर कट में समझ में आया? अब उम्मीद क्या है कि कल अगर इसमें के प्रश्न बनते हैं तो कल आप गलत नहीं करके आइएगा। आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट आइए, 7वां है। मुख्य रूप से पत्र के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। तो मुख्य रूप से जो पत्रों के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक। नेक्स्ट देखिए। नौकरी आदि प्राप्ति के लिए पत्र लिखे जाते हैं, तो व्यावसायिक पत्र होता है, आवेदन पत्र होता है, पारिवारिक होता है, सामाजिक होता है। जो नौकरी वगैरह के लिए पत्र वगैरह लिखा जाता है वो किस प्रकार का होता है? तो यह वो आवेदन पत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? आवेदन पत्र होता है। आगे बढ़ो। और अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं, माता पिता को, मित्र को, भाई बहन को, उपरोक्त सभी। तो इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम अपने प्रिय भाई बंधुओं को, अपने शुभ चिंतकों को लिखते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पत्र के अंक कितने होते हैं? स्थान होता है, पता होता है, तिथि होती है, उपरोक्त सभी। तो 4th में आपका एक ही ऑप्शन सही है, वो आपका क्या है? डी है, सब कुछ होता है उसमें। आगे बढ़िए। अपने व्यवसाय से संबंधित विषय के बारे में पत्र लिखे जाते हैं, तो व्यावसायिक पत्र होता है, आवेदन होता है, पारिवारिक होता है, सामाजिक होता है। 5th में क्या होगा? एक ऑप्शन सही व्यावसायिक पत्र होता है। चलिए, प्रार्थना पत्र होते हैं औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक, दोनों में से कोई नहीं। 6th में क्या होगा? 6th में आपका एक ऑप्शन सही है, औपचारिक होता है। 6th में ए आपका सही है। आगे बढ़िए, चलते हैं, देखते हैं 7th को। मौलिक लेखन के पक्ष कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, 2 होते हैं। नेक्स्ट, मौलिक लेखन की विधाएं कितनी होती हैं? मतलब तरीका क्या है? निबंध है, संवाद है, कहानी, उपरोक्त सभी। तो मौलिक लेखन में हम यहाँ पर सब कुछ लिखते हैं, कहानी भी, निबंध भी, संवाद भी, सारी चीज़ें उसमें ही सम्मिलित होती है, उसमें ही आता है। आगे बढ़िए। वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि लेखन किस पक्ष में सम्मिलित होता है? बाहरी पक्ष में, बाहर आंतरिक में, आंतरिक पक्ष में, दोनों में से कोई नहीं। तो 9th में क्या होगा? एक ऑप्शन आपका सही है, 9th में वो बाहरी पक्ष होता है। 9th का ए ऑप्शन जिनका भी है उनका करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़िए। जब कल्पना, तर्क, चिंतन शक्ति का विकास होता है तो लेखन का पक्ष क्या होता है? बाहरी पक्ष होता है, आंतरिक पक्ष होता है, बाहर आंतरिक होता है, दोनों में से कोई नहीं। 10th में क्या सही होगा? 10th में आपका बी है, आंतरिक पक्ष होता है। 10th में बी जिनका भी है उनका करेक्ट है। तो यहाँ तक के प्रश्नों की श्रृंखला आपकी काफ़ी लंबी रही। उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी प्रश्न आपने आज किया। यहाँ पर 70 प्रश्न हो गए अब तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, लौकिक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो लोइक है, इक है, और किक है, और इक है। लौकिक शब्द में प्रत्यय बताना है, तो ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। ध्यान रखिएगा, इक प्रत्यय क्या होता है? इक प्रत्यय होता है, बिल्कुल गलत नहीं करिएगा। आगे बढ़िए। वीर जो शब्द है वो क्या है? वीर शब्द की स्त्रीलिंग बतानी है आपको। वीरांगना, वरांगना, वीरंगती, वीरावती। वीर का स्त्रीलिंग आपको बताना है। एक ऑप्शन आपका सही है, कौन सा? सी वाला ही सही है, ठीक है, सी वाला ही तो सही होगा आपका। आगे बढ़िए। पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुचर कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं, अनुगामी कहते हैं, अनुगमनी कहते हैं। तो तीसरे में क्या सही होगा? तीसरे में आपका बी है, अनुगामी कहते हैं, ठीक है, तीसरे में बी आपका सही है। आगे बढ़िए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई नहीं, लड़ाई नहीं, चतुराई नहीं, उतराई नहीं। भाव नहीं है किसमें? तो 4th में यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसमें भाव नहीं है। तो लड़ाई, चतुराई, उतराई, चतुराई और उतराई, ये उतराई संज्ञा यहाँ पर जो है ये भाव नहीं, बाकी मिठाई, लड़ाई सब कुछ है, ठीक है। आगे बढ़िए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यथाशक्ति में ये अव्यय है तो अव्ययी भाव समास होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास करना चाहेंगे अब हम ओवर। आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न करवाए, ये लगभग 30 मिनट की क्लास हुई, यहाँ पे हमने कई सारे प्रश्नों को किया। उम्मीद है कि आप लोगों को कल इसमें से कई सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा और आप सभी इतना अच्छा कर आएंगे। फिलहाल सभी अच्छा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी ओर से जितने भी फ्रेंड्स इस क्लास को देख रहे हैं, लास्ट टाइम में मैंने प्रयास किया कि कुछ करवा दूं आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए बढ़िया हो जाएगा। कुछ भी आपका प्रश्न मिल जाता है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रही आज की बहुत ही शानदार सी अच्छी सी क्लास। आप सभी भाई बहनों जितने भी मित्र हैं यहाँ पर देख रहे हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अपना अच्छा करके आइएगा, बढ़िया आएगा आपका पेपर। सभी को बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइलिंग।